ओके, नेक्स्ट हम फीवर की हिस्ट्री हमने देख ली कि किस तरह से हमने लेनी है, पेन की हिस्ट्री देख ली। नाउ वी विल देखिए यहाँ पे फीवर उन्होंने बताया हुआ है कि हाई ग्रेड फीवर क्या होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हाई ग्रेड फीवर होगा, और 101 से अगर कम होता है तो उसको हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। ठीक है, अगर 107 से ज़्यादा फीवर हो जाता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 41.6 डिग्री सेल्सियस से, तो दिस इज़ हाइपरपायरेक्सिया। और अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो 107 और 95, और उधर जो है हाई ग्रेड और लो ग्रेड 102 और 101। ठीक है, फिर वेट लॉस में ये है कि जो है अगर तो पेशेंट से पूछना है कि आपका वेट लॉस तो नहीं है, वेट लॉस तो पेशेंट को मोस्टली पता ही नहीं होता, वो चेक ही नहीं करते। ठीक है, तो उसमें आपने ये पूछना है, अगर पहला आपको वेट पता है और अब आपने वेट फाइंड कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कितना वेट लॉस है। वैसे पेशेंट्स को नहीं पता होता हमारा कितना वज़न था, कभी उन्होंने चेक ही नहीं किया होता, किसी ने चेक किया होता है। और वेट लॉस के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि एपिटाइट। ठीक है, पेशेंट को भूख कितनी लगती है, भूख ज़्यादा लगेगी तो पेशेंट का वेट गेन होगा, कम लगेगी तो पेशेंट का वेट लॉस होगा ऑब्वियसली। अगर एपिटाइट कम हो जाती है तो फिर आपने साथ में एसोसिएटेड चीज़ें क्या पूछनी होती हैं कि पेशेंट कहता है मुझे भूख नहीं लगती, तो आपने पूछना अच्छा आपको बुखार तो नहीं होता, रात को ठंडे पसीने तो नहीं आते, खांसी तो नहीं होती, और इस तरह से। ठीक है, मतलब वेट लॉस जो है ना ये एक क्रोनिक डिजीज़ या क्रोनिक इन्फेक्शन के साथ होता है, इस वजह से हमने फ़ीवर इसके साथ फ़ीवर देख लेना है कि पेशेंट को वो नाइट स्वेट्स, टीबी के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, वेट लॉस किधर होते हैं, तो वो चीज़। और अगर तो एपेटाइट ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो फिर आपने क्या पूछना है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि एपेटाइट ज़्यादा हो जाती है किसमें, जो शुगर के लोग होते हैं ना, उनको बहुत भूख प्यास लगती है, तो उनमें आपने पूछ लेना है, डायबिटीज़ के लोगों में होता है। और इसके साथ साथ पेशेंट की जो है ना डायबिटीज़, थायरोटॉक्सिकोसिस और मैलअब्जॉर्प्शन के लिए जो लोग होते हैं ना, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से। थायरोटॉक्सिकोसिस में आपको होता है मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ होता है, फिर ज़्यादा भूख लगती है, और डायबिटीज़ में वैसे ही पॉलीफेजिया हुआ होता है, और मैलअब्जॉर्प्शन में वैसे ही भूख लगती है क्योंकि कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता, बॉडी को कुछ भी नहीं मिल रहा होता। फिर मैस आ जाता है, अगर आपको जो है वो मतलब पेशेंट बताता है कि ये मुझे कब से मैस बना हुआ है, फॉर एग्जांपल लाइपोमा हो सकता है। ठीक है, तो आप पूछोगे कि कहाँ पे बना हुआ है, तो वो बताएगा फॉर एग्जांपल गर्दन पे बना हुआ है। ड्यूरेशन पूछोगे कब से बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये पहले छोटा सा बड़ा तो नहीं हो गया, बताएगा हाँ पहले छोटा सा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई दर्द तो नहीं होती, लाइपोमा की कोई पेन नहीं होती। ठीक है, आप पूछेंगे कि साथ में एसोसिएटेड फीवर तो नहीं, अगर तो फीवर और पेन होगी इस मीन्स के कोई इन्फेक्शियस चीज़ है। ठीक है, मतलब कोई मैस है ना, और प्रेशर सिम्टम्स तो नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल के उसको जो मैस बना हुआ है उसके साथ एसोसिएटेड प्रेशर सिम्टम्स। ठीक है, फिर आता है एडिमा। ये पेशेंट से पूछोगे कि जो आपको सूजन, अच्छा मुझे सूजन हुई है, पेशेंट कहेगा फॉर एग्जांपल आपने सिस्टमिक इंक्वायरी की और पेशेंट कहता है कि मुझे सूजन होगी, या कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन इंक्वायरी कर रहे थे आप, या किडनी की इंक्वायरी कर रहे थे, तो उसने बताया हाँ मुझे जो है ना मुझे जो सूजन हुई है। अब पूछोगे कि आपको सूजन कहाँ हो रही है, आंखों के पास हो रही होगी तो इसका मतलब किडनी डिजीज़ है। ठीक है, जनरलाइज्ड होगा तो इसका मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगर लोकलाइज्ड होगा ठीक है तो उसका मतलब जो है कार्डिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कहाँ पे ये सबसे पहले स्टार्ट हुई, जैसे मैंने बताया आइज़ की गिर्दों की रीनल डिजीज़ है, फीट पे स्टार्ट होगी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, कार्डिक में। ठीक है, अच्छा साथ में आपको कोई जो है जब एडिमा होगा तो उसके साथ आप क्या पूछोगे, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, क्योंकि एडिमा जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट की बॉडी के अंदर एडिमा हो रहा है, जो है फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो इट मीन्स कि उसके जो है लंग्स के अंदर भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेथलेसनेस पूछोगे आप। एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, ओलिगोरिया मतलब रीनल फेलियर की सिम्टम पूछ लोगे कि आपको मतलब यूरिन वगैरह का पूछ लोगे कैसा वगैरह आता है। ठीक है, अगर तो मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा होगा तो डायरिया का पूछ लोगे। ठीक है, और इसके अलावा सिरहोसिस ऑफ लिवर में एसाइटिस हो रही होगी, मतलब डिस्टेंशन ऑफ लिवर। फिर डिस्निया, ब्रेथलेसनेस दो तरह की होती है, एक्सर्शनल होती है और रेस्ट पे होती है। तो आप पूछोगे कि आपको जो है काम करते हुए सांस में मसला होता है या रेस्ट पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सर्शनल डिस्निया मतलब काम करने के साथ होता है, मतलब वो बताएगा डॉक्टर साहब मैं अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जाता हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ सांस जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सांस जो है वो नहीं आ रहा होता। तो आप पूछोगे कब से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो आप पूछोगे कब से ऐसा हो रहा है, कब होता है, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, जब आप भागते हो, चलते हो, नॉर्मली चलते हो या थोड़ा सा डिस्टेंस चलते हो, तो ये हमने सब जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी देखा था।
ठीक है। ये प्रोग्रेसिव है। उसी तरह ओटीपारा को अप्लाई करेंगे, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये जब से शुरू हुआ है ये बढ़ता जा रहा है, पहले थोड़ा सा था, अब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और रात के टाइम तो नहीं प्रॉब्लम होती, अगर रात के टाइम होगी तो आपने सोचना है पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया, ठीक है। इसी तरह जो है आपको सीधा लेटने की जैसे तो नहीं होता, क्योंकि सीधा लेटने की वजह से जो है ना, जो सांस में मसला होता है, ऑर्थोपनिया कहते हैं उसको, उसमें आपका हार्ट का इशू होता है, ठीक है, कार्डिक फेलियर की तरफ जा रहा होता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछने हैं, जो सांस में मसला हो रहा है उसके साथ साथ आपने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बाकी भी पूछ लेने हैं। एक ये पूछना है कि कब शुरू हुआ था, ठीक है, किस टाइम ज़्यादा होता है, कितना चलने की वजह से होता है, ठीक है, एक्सर्शनल, और इसके साथ साथ आपने पूछना है खांसी, ठीक है, बलगम और स्वेटिंग, चेस्ट पेन। अगर तो स्वेटिंग चेस्ट पेन होगी तो आप हार्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, या लंग्स की तरफ जा सकते हो, और अगर कफ की तरफ तो आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की तरफ जाओगे। पास्ट हिस्ट्री, पहले कभी आपको चेस्ट पेन तो नहीं हुई, ठीक है, ये पहले आपको कोई हाइपरटेंशन फीवर विद द जॉइंट पेन, रूमेटिक फीवर, ठीक है, ये पूछ लिया। अब आता है कि रेस्ट के ऊपर, रेस्ट के ऊपर अगर होगी तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि कब शुरू हुआ था। वीजिंग विजलिंग साउंड तो नहीं आती है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही पढ़ लेंगे सारा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, स्वेरिटी, ड्यूरेशन क्या है, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्वेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अटैक्स इन फर्स्ट एपिसोड, क्या चेंजेस आ रही हैं। आपको साथ में कोई एलर्जी तो नहीं है, इट मीन्स कोई अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रेस्ट पे जो होता है ना मोस्टली अस्थमा का होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर एलर्जी, ये आपको अस्थमा की तरफ लेके जाएगा, फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा में, ठीक है। और क्या पेशेंट जो है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, मतलब कोई आपको रिलीविंग फैक्टर है, कोई दवाई से आराम आता है। पैल्पिटेशंस इज़ द अवेयरनेस ऑफ द हार्ट बीट, ये मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैल्पिटेशंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कफ आदत है, अब खांसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कफ कब से है, ओटीपार अप्लाई करेंगे, ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, स्वेरिटी कितनी है, और किस टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। रात के टाइम ज़्यादा होता है खांसी, ड्राई है, प्रोडक्टिव है, ये भी रेस्पिरेटरी में हम पढ़ेंगे। ड्राई प्रोडक्टिव है, कितनी क्वांटिटी में आता है, कलर क्या है जो स्पूटम आ रहा है, ठीक है, स्मेल ऑफ द स्पूटम, ये स्पूटम की तरफ आ गए हम, ठीक है। प्रोडक्टिव स्पूटम है, उसका कलर क्या है, क्वांटिटी क्या है, शुरू सुबह के टाइम होती है, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, ठीक है, ये सब कुछ हम रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे। वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे खास तौर पे पीडियाट्रिक्स वार्ड में आपको वॉमिटिंग के केसेस बहुत मिलते हैं, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा हेल्प करती है। कब से वॉमिटिंग शुरू हुई थी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, तब दिन में कितनी वॉमिटिंग्स आ जाती हैं आपको, और खाने से ज़्यादा आती है, खाना खाओ तो ज़्यादा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कोई स्पेशल टाइमिंग जिस दौरान होती हो। अच्छा, आपका कोई साथ में जो है वो वेट लॉस तो नहीं हो गया, क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है पेशेंट को। क्वांटिटी कितनी है, वॉमिटिंग कितनी होती है, कब बढ़ के आती है, कलर क्या है वॉमिटिंग का, मतलब उसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं, उसकी स्मेल क्या है, उसमें कंटेंट्स क्या है, मतलब कि जो खाना खाते हो वही बाहर आ जाता है, पानी है क्या है, ब्लड तो नहीं आ रहा, अगर ब्लड है तो कितना है, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद हमने देखना है कि वॉमिटिंग के साथ साथ एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन ऑफ डोमेन, एनोरेक्सिया। अगर तो वॉमिटिंग के साथ साथ जो है वो डिस्टेंशन ऑफ डोमेन है, इसका मतलब कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर वॉमिटिंग के साथ एनोरेक्सिया है, इट मीन्स कार्सिनोमा, कोई कैंसर है, या रीनल फेलियर। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ ओलिगोयूरिया, इट मीन्स के रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग के साथ हेडेक है तो आप माइग्रेन, मेनिंजाइटिस कंसिडर करोगे सबसे पहले, और उसके बाद जो है ना इंट्राक्रैनियल प्रेशराइज देखोगे। डायरिया आ जाता है, ये भी हमारे पीड्स वार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड्स वार्ड में सबसे पहले डायरिया का पूछोगे, बच्चे को वॉमिट जो डायरिया है, ठीक है, जो है ये ड्यूरेशन क्या है, कब शुरू हुआ था, ऑनसेट, ठीक है, कितनी देर से है, और कितने आते हैं स्टूल्स एक दिन में। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ द स्टूल्स कितने हैं, मतलब कि जो है वो मतलब कितना स्टूल आ जाता है, ठीक है। इसमें आप सिंपली ये पूछोगे स्टेटोरिया का। स्टेटोरिया में आपको पता है, वो हमने देखा हुआ है कि डिस्कस भी किया था हमने कि फ़्लश नहीं होता, ठीक है, फैट होती है ना उसके अंदर, तो फ्लश नहीं होता, मुश्किल होता है फ्लशिंग होने में। कंसिस्टेंसी क्या है, उसमें वाटरी स्टूल्स हैं, बिल्कुल पानी है, इसमें एक पूरी ग्रेडिंग होती है स्टूल्स की, वो हमने पीड्स में पढ़नी है,
जिसमें आपको डायरिया का ग्रेडिंग समझ आती है कि वो बिल्कुल पानी है या बिल्कुल जो है वो उसमें खाना आ रहा है, खाने के पार्टिकल्स आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है वो वाटरी राइस वाटरी भी होते हैं कॉलरा में, वो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसे चावल के पानी की तरह आता है, तो इट मीन्स के कॉलरा की तरफ जाओगे आप। ब्लड या म्यूकस तो नहीं है स्टूल की तरफ, ये आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ लेके जाएगा, ये एक्सेट्रा। टिनिस्मस, ये आपको सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जो है ना, ये डर्ट्स में मोस्टली जो रेक्टल कैंसर्स होते हैं ना उसमें फ़ील होता है, ठीक है, रेक्टल कैंसर्स में। अगर डायरिया एक्यूट है तो फिर आपने पूछना है कि क्या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई थी जिसकी वजह से आपको ये शुरू हो गया, ठीक है। फूड पॉइजनिंग अगर है, फूड पॉइजनिंग का अगर केस है तो फिर आप ये पूछोगे जो आपने खाना खाया था वो आपके साथ साथ किस किस ने खाया था, और फिर आप उनको भी ट्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो रात के टाइम डायरिया होता है, नॉक्टर्नल डायरिया इज़ ऑलवेज ड्यू टू ऑर्गेनिक डिजीज़ ऑफ गट, ठीक है, रात के टाइम। उसके बाद अदर सिम्टम्स में आ जाता है डायरिया के साथ साथ एसोसिएटेड फीवर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड वेट लॉस। फिर कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन में आप पूछोगे कि जो है अच्छा वो कॉन्स्टिपेशन के साथ आ जाता है, ये वैसे डायरिया के मोस्टली केसेस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के साथ आप पूछोगे कि एक हफ्ते में कितने स्टूल्स आते हैं, पहले कितने आते थे, अब कितना चेंज आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा फीसिस में। ऑल्टरनेटिंग डायरिया की हिस्ट्री तो नहीं है कि कभी डायरिया हो जाता है कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, दिस इज़ एक्चुअली IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ड्रग हिस्ट्री पूछोगे, कोई ड्रग्स तो नहीं ऐसी ली जिसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ईटिंग हैबिट्स में कोई चेंज आया हो, फाइबर्स कम तो नहीं ले रहे आप, पानी तो नहीं कम किया आपने, या खाना आपने कम तो नहीं कर दिया। अदर सिम्टम्स लाइक एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, इट लीड्स टू इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेशेंट को डिस्टेंशन हो जाती है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया जो है इसमें सबसे पहले आप ये पूछोगे जो आपको डिस्फेजिया हो रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, कब से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर लॉन्ग हिस्ट्री होगी डिस्फेजिया, इट मीन्स कि कोई कैंसर हो सकता है, क्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है। और अगर रीसेंट डिस्फेजिया है तो इट मीन्स कि कोई अंदर कोई चीज़ फॉरेन बॉडी जाके फंस गई है, क्यूट डिस्फेजिया। इज़ इट मोर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स, ठीक है। अगर तो सॉलिड्स और लिक्विड दोनों को होता है तो एक्लेजिया होता है, अगर सॉलिड्स को ज़्यादा होता है तो कैंसर होता है, ये हमने एक्लेजिया के टॉपिक में पढ़ा था, और वो जो हमारा था डिस्फेजिया के टॉपिक। इज़ इट प्रोग्रेसिव, क्या ये बढ़ता जा रहा है। इज़ इट फीलिंग ऑफ फूड स्टिकिंग समवेयर, ऐसे लग रहा है खाना कहीं फंस गया है, ठीक है। और इज़ स्वेलोइंग पेनफुल। और उसके बाद ये है कि लॉस ऑफ वेट तो नहीं हुआ साथ साथ, क्योंकि कैंसर के केस में क्योंकि पेशेंट खा नहीं रहा होता तो उसका वेट लॉस होता है, कैंसर के केस में वैसे ही होता है। साथ में वॉमिटिंग तो नहीं आती, ठीक है। अगर तो वॉमिटिंग में वो सारा रिगर्गिटेशन ऑफ फूड हो जाता है तो उसने खाया था, इट मीन्स कि क्लेजिया है। इसको हम ऑलरेडी मतलब जो GIT मेडिसिन है उसमें क्लेजिया के बारे में पढ़ा हुआ है। पास हिस्ट्री ऑफ रेस्ट्रोस्टर्नल बर्निंग, अगर तो सीने में जलन भी होती है साथ साथ तो इट मीन्स कि वो गर्ड है जिसकी वजह से वो डिस्फेजिया हो रहा है। फिर जॉन्डिस आ जाता है। जॉन्डिस में क्या क्या होगा, पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो रही होगी, ठीक है। लोकलाइज्ड ये हेपेटाइटिस की जैसे हो सकता है या एक्सेट्रा, गॉलस्टोन्स की जैसे हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट साथ पूछेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बताएंगे कि आपको स्मोकिंग के जो मतलब दिस स्टेट फॉर स्मोकिंग तो नहीं होगा, ये होता है हेपेटाइटिस के केस में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कलर ऑफ स्टूल्स एंड यूरिन, क्योंकि आपको पता है कि जॉन्डिस के साथ साथ जो स्टूल्स होते हैं वो पेल हो सकते हैं या बिल्कुल ब्लैक हो सकते हैं, वॉमिट, और जो यूरिन होता है वो भी चेंज होता है, पेल यूरिन या इस तरह से बिलीरुबिन के कंटेंट की वजह से। इचिंग जॉन्डिस के साथ हम देखेंगे कि कोलिस्टेसिस में बाइल स्टॉल्स जो है वो बॉडी में जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से इचिंग होती है। लॉस ऑफ वेट पूछेंगे जॉन्डिस के साथ साथ, अगर लॉस ऑफ वेट हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई कैंसर चल रहा है लिवर में या एक्सेट्रा। और पास हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हेपेटाइटिस B और C को रूल आउट करने के लिए। और कोई जो है रीसेंट कोई उसने फूड बाहर से कुछ खाना वगैरह खाया हो, या कोई जगह पे हिल स्टेशन में उसने विज़िट किया हो जहाँ पे उसने ऐसा खाना खाया हो, उसकी जैसे हेपेटाइटिस A और E हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस मीन्स के इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक हीमोक्रोमेटोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद पोलीयूरिया आ जाता है। पोलीयूरिया में पूछो कि ड्यूरेशन क्या है, ऑनसेट कब था, और फ्रीक्वेंसी कितनी है यूरिन की। पोलीयूरिया के साथ पोलीडिप्सिया तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्यास तो नहीं लगती, उसमें आप डायबिटीज़ की तरफ जाओगे। एपेटाइट कैसी है, ज़्यादा होगी कम हो गई है। हिस्ट्री ऑफ डायरेटिक इंटेक, क्योंकि डायरेटिक से ज़्यादा होता है पोलीयूरिया, ठीक है। ये रात के टाइम तो नहीं ज़्यादा होता।
उसके बाद हीमेचूरिया मीन्स ब्लड इन द यूरिन, उसकी ड्यूरेशन, ऑनसेट और कलर ऑफ यूरिन क्या है और शुरू से लेकर अभी तक क्या डिफरेंस आया है। अब जो हीमेचूरिया हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल प्योर ब्लड है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अमाउंट कितनी है, साथ में कोई फीवर, बर्निंग मेचूरेशन, पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम, लंबर रीजन और ग्रोइन, मतलब कि जो हीमेचूरिया हो रहा है अब हमने देखना है कि जो ब्लड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। अगर तो बर्निंग मेचूरेशन है मीन्स किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में। अगर हाइपोगैस्ट्रियम में पेन है तो फिर लीवर की तरफ हम जाएंगे, मतलब वहाँ पे जीआईटी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, लंबर रीजन और ग्रोइन। फिर कन्वर्जेंस, ये कब स्टार्ट हुए थे कन्वर्जेंस, ठीक है, फर्स्ट अटैक कब था। जो कन्वर्जेंस फिर स्टार्ट हुए थे ये कब शुरू हुआ था, सबसे पहले बच्चे को कब हुआ था या आपको कब हुआ था, ठीक है, या किसी ने देखा हो उससे आपने पूछना है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होगा कि उसमें क्या चीज़ आ रही थी, वो मतलब बेहोश हुआ था या नहीं हुआ था, उसको किस तरह के कंट्रैक्शंस आ रहे थे, वो जनरलाइज पूरी बॉडी के थे या फिर एक हिस्से के थे, टंग बाइट तो नहीं हो गई थी और साथ में उनका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो गई थी, ठीक है, और कहीं वो गिर तो नहीं गए थे, ट्रॉमा, ठीक है, और ट्रॉमा की वजह से भी सीजर स्टार्ट हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अटैक क्या था, ठीक है, कि कितनी देर रहा था, सीजर्स कितनी देर रहे थे, और उसके बाद जब वो हो गया था, मतलब फिट का अटैक आ गया, तो उसके बाद जो है उनको कोई मतलब सर में दर्द तो नहीं हो गया था, पैरालिसिस तो नहीं हो गई थी, रात के टाइम सोते हुए तो नहीं होते। ओके, उसके बाद ये है कि अटैक्स के दौरान शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या था, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एसोसिएटेड हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के अंदर फेब्राइल सीजर्स बहुत कॉमन होते हैं कि फ़ीवर की वजह से सीजर्स होते हैं, तो वो हमने पूछना होता है। पास हिस्ट्री ऑफ ईयर डिस्चार्ज, हेड इंजरी और बर्थ ट्रॉमा। वीकनेस और पैरालिसिस, इसमें ये पूछोगे कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, एक पार्ट है या दोनों है, मोनोप्लेजिया या हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया। क्या वीकनेस जो है वो पैरालिसिस कंप्लीट है या पार्शियल है। अचानक शुरू हो गया था ये जो पैरालिसिस हुआ है या फिर एक आहिस्ता आहिस्ता हुआ था, इसके साथ साथ बंदे को जो है हेडेक या वॉमिटिंग तो नहीं हुई थी, मींस के कोई जो पैरालिसिस हुआ है वो मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, सीएनएस प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, स्पीच तो नहीं इफेक्ट हो गई, और सेंसरी सिम्टम्स पूछने हैं, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक डिजीज़, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, हेडेक ये सारा ना न्यूरोलॉजिकल जो हमारा एग्जामिनेशन है ना उसमें आता है। हेडेक में ये है कि जो है स्वेरिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, कब शुरू हुआ था, कंटिन्यूस है या इंटरमिटेंट है, कब ज़्यादा होता है, सो के उठ के ज़्यादा होता है, पढ़ने से ज़्यादा होता है, काम करने से ज़्यादा होता है, करेक्टर क्या है, किसी स्पेशल टाइम पे ज़्यादा होगा, रात के टाइम, ठीक है। साइनोसाइटिस का पहले भी हमने देखा था कि सनराइज़ के बिल्कुल बाद ज़्यादा हो जाता है। एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, जैसे मेंसेस के दौरान माइग्रेन की पेन ज़्यादा हो जाती है, चीज़ लेने की वजह से ज़्यादा हो जाती है, और आपको पता है सजदे में जाने की जैसे जैसे झुकते हैं उसकी वजह से साइनोसाइटिस की पेन ज़्यादा हो जाती है। फिर साथ में हेडेक के साथ वॉमिटिंग और इस तरह से चीज़ें हमने नोट करनी है, ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाएंगे। अच्छा, वो रिलीविंग और मतलब कि दवाई लेने से ठीक हो जाता है या नहीं। उसके बाद जॉइंट पेन कब शुरू हुआ था, कौन सा जॉइंट सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, ये माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस आपको पता है रूमेटिक फीवर में होता है, इस तरह से, ठीक है। पहली वाली पेन चले गई है या दोबारा हो गई है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स तो नहीं एसोसिएटेड, अब मूवमेंट के साथ पेन तो नहीं ज़्यादा होती, मॉर्निंग स्टिफनेस तो नहीं है, ये सारा उधर की तरफ लेके जाएगा जो हमारी रूमेटिक आर्थराइटिस है। और उसके बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह। पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू द जॉइंट्स तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, सिस्टेमिक सिम्टम्स तो नहीं है, फीवर वगैरह, ठीक है, इट मीन्स कोई इन्फेक्शन चल रहा है। हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी बाउल और आई प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री चैप्टर। हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 7 कर लेना है। इसमें आपने जो है ना डिफरेंट इन्होंने हिस्ट्रीज़ दी हुई हैं कि हिस्ट्री नंबर 1 डिज़निया की कैसे हिस्ट्री लेंगे, एपिगैस्ट्रियम पेन की कैसे लेंगे, इसमें सारी इन्होंने जो है ना जो हमने डिस्कस कर लिया उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, फीवर की है, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है क्योंकि दिस विल हेल्प यू कि आपने किस तरह से हिस्ट्री लेनी है, बायोडाटा किस तरह से लेना है, एक्सेट्रा।